मैं आशुतोष पटेल श्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से जो है पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी के लिए जो है जीएस की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, करेंट, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, नगरीकरण, इस तरह के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक विषय की शुरुआत करते हैं, क्रम से शुरुआत करते हैं। और पहला जो है हम क्रम ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी, तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सभी विषयों के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी को हम भूगोल कहते हैं। भूगोल, तो भूगोल है क्या? तो भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव, जीव और इसके पर्यावरण के अंतः संबंध को भूगोल कहते हैं। अब हमने ये कि देखा मानव, जीव जो इस धरा पे पाए जा रहे हैं और इसके पर्यावरण के अंतः संबंध को भूगोल कह रहे हैं। और दूसरी चीज हमने यह कहा कि भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है। तो विज्ञान सम्मत विषय होने का मतलब है, विज्ञान सम्मत विषय होने का अर्थ है कि जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो चुका हो, जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो चुका हो, ऐसे विषय की जो है हम शुरुआत करते हैं। तो इस भूगोल को लैटिन भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं। और ये जो ज्योग्राफी है वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? तो वास्तव में पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। तो अगर हम देखें तो वास्तव में पृथ्वी का अध्ययन करना है। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जैसे मान लेते हैं ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी का अध्ययन हमें करना है। तो यहां पर आप देखें तो ये है पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह है। और यहां पर अगर हम देखें तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। और यहां पर अगर हम नीचे की तरफ जाएं, केंद्र की तरफ जाएं, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो हमें वास्तव में पृथ्वी के अध्ययन में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है, पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें तो सपोज ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना, पृथ्वी की सतह अर्थ सरफेस का अध्ययन करना। दूसरा, पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना, अर्थात एटमॉस्फेयर। और तीसरा, यहां पर हम नीचे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर
आफर का अध्ययन हमें करना है। तो वास्तव में पृथ्वी की सतह का अध्ययन, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना है। तो यदि आप नोट्स बनाते चलें तो आप देखेंगे कि जो है एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो है पूरी ज्योग्राफी की जो है नोट्स डिटेल में बनी होगी और आपको समझने में और याद करने में दोनों में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम पेज वाइज पेज पढ़ाते चल रहे हैं। तो चलिए हम अगला पेज लेते हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह का अध्ययन। पृथ्वी की सतह, तो अगर हम देखें पृथ्वी की सतह की, तो पृथ्वी की सतह पर या तो महाद्वीप पाया जाएगा, महाद्वीप पाया जाएगा, या महासागर पाया जाएगा, महासागर पाया जाएगा। लगभग जो है पृथ्वी पर 70 से 71% जो है महासागर है और महाद्वीप की बात करें तो 29 से 30%, 29 से 30% महाद्वीप पाया जाता है। वास्तव में एक सवाल यह उठता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना कैसी है। तो यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई जो है विषय दिए गए हैं। कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग थियरी दिया है। इनकी संरचना को लेकर जो है बहुत से वैज्ञानिकों का अलग अलग मत रहा है कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल है। तो हम वास्तव में देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई और पृथ्वी की संरचना कैसी है। तो यहाँ पर कई वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक है बिग बैंग, जो थियरी दिया इन्होंने। तो यहाँ पे पृथ्वी लगभग गोल है। लगभग गोल का मतलब है जियोड। यह कहीं पे धसी है और कहीं पे उठी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो जियोड मॉडल है इसी पे आधारित जो है जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है वास्तव में। तो यहां पर हम देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थियरी के हिसाब से जब ये पृथ्वी हमारे सूर्य से अलग हुई तो यह आग की गोला थी। वाष्पीकरण के कारण, इसमें से वाष्पीकरण के कारण ये पृथ्वी जो है ठंडी हुई कालांतर में। जब यह ठंडी हुई तो हम जानते हैं कि चाहे जो वस्तु हो, अगर वह गर्म होगी तो फैलेगी और ठंडा होगी तो सिकुड़ेगी। यह पदार्थ की अपनी एक टेंडेंसी होती है। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उसमें सिकुड़न पैदा हुई और सिकुड़न पैदा हुई तो वैसे ही पृथ्वी सिकुड़ी। जैसे कि रोटी जब ठंडा होती है तो सिकुड़ जाती है, तो कहीं पे उठ जाती है और कहीं पे धंस जाती है। वैसे पृथ्वी जियोड मॉडल में जो है कहीं पे उठी हुई और कहीं पे दबी हुई जब आई तो जहां पे यह धंस गई वहां पर जल भर गया और जहां पर यह उठ गई वहां पर स्थल बन गया। तो यहां पर जहां पे यह जल भरा इसी को जल मंडल हमने कह दिया, जल मंडल कह दिया। और ये जो जहां उठा हुआ भाग था इसको हमने स्थल मंडल कह दिया, स्थल मंडल कह दिया, स्थल मंडल। तो जल मंडल और स्थल मंडल का जो है पृथ्वी पर निर्माण होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से अगर ये हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ना तो गोल और ना ही चपटी है, या कुछ इस प्रकार से जब पृथ्वी थी तो यहाँ पर ऐसे बीच में ऐसे जो है यह उठा हुआ भाग, इसी को हमने जो है स्थल मंडल कहा, जो कि 29 से 30% है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 70 से 71% है जो जल के रूप में है, जल के रूप में है। अब ये जो जल के रूप में, इसी को हमने जल मंडल कहा। और जल मंडल को हमने एक नाम दिया पेंथालसा, पेंथालसा। और इस स्थल मंडल को हमने जो नाम दिया पेंजिया, पेंजिया। अब ये स्थल मंडल और जल मंडल के बीच जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें आपस में टकराई और टकराने के कारण जल मंडल की भी प्लेटें टूट गईं और स्थल मंडल की भी प्लेटें टूट गईं।
तो जलमंडल से महासागरों का निर्माण हुआ, वहीं स्थल मंडल से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये जो जलमंडल है, तो जलमंडल जिसे हम पेंथालासा कह रहे हैं, कालांतर में इसी को तेथिस सागर हमने कहा, तेथिस सागर। जब प्लेटें जब टकराई और टकराने के बाद महासागरों का निर्माण हुआ, महासागर, महासागर। और यहां पर जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल से पेंजिया और पेंजिया से जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महाद्वीपों का, महाद्वीप। तो यहां पर हम देखें जब ये टूटे तो कुछ इस प्रकार से, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर नोट्स बनाना चाहें तो आप बनाते हुए चलें। तो अगर आप देखें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी से महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर, महासागर का निर्माण हुआ। तो महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ तो कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर जल भर गया, ये स्थल मंडल है, सॉरी जल भर गया, ये जलमंडल है, जलमंडल है, और ये जो है स्थल मंडल है, स्थल मंडल। अब चूंकि ये उत्तर में है इसलिए इसको उत्तरी स्थल मंडल कहा गया, स्थल मंडल कहा गया। जबकि ये दक्षिण में है इसलिए इसको दक्षिणी स्थल मंडल कहा गया। ये जो उत्तरी स्थल मंडल है, क्योंकि हम जानते हैं स्थल मंडल को पेंजिया कहा गया, इसलिए उत्तरी स्थल मंडल को उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया के नाम से जाना गया। और जो दक्षिणी स्थल मंडल है इसको दक्षिणी पेंजिया के नाम से जाना गया, दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया के नाम से जाना गया। जब उत्तरी पेंजिया टूटा तो उत्तरी पेंजिया भी जो है यह वास्तव में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के रूप में टूटा, यूरेशिया के रूप में टूटा। यूरेशिया से दो और भाग हुए, यूरोप प्लस एशिया। जबकि अगर हम दक्षिणी पेंजिया की बात करें तो ये जो दक्षिणी पेंजिया है, दक्षिणी पेंजिया से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। उत्तरी पेंजिया से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ, जबकि दक्षिणी पेंजिया से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें जलमंडल से तो जलमंडल से हमारा जो है महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर, फिर आता है हिंद महासागर, फिर आता है हिंद महासागर, फिर आता है अंटार्कटिका महासागर, फिर आता है आर्कटिक सागर। तो हमसे बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है। यह प्रश्न हमसे बार बार पूछा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें तो हम जो है इसके क्रम को देख लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आप नोट्स बार बार कर रहे हैं या तो आप लिखते चले हमारे साथ। इतना फास्ट हम खुद नहीं पढ़ाते कि जो है आप चीजों को लिख ना सकें।
तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पे हमने आपको बताया ये महाद्वीप है, महाद्वीप है, और दूसरा महासागर है, महासागर है, महासागर है। तो ये जो महाद्वीप है, महाद्वीप को जो है हम सबसे पहले तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देख लें, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, और दूसरी तरफ यहां पे हम जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टिकोण से, और यहां पे महासागर में तो जनसंख्या रहेगी नहीं, तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखेंगे। तो यहां पे जब हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो सबसे पहला, चूंकि 7 महाद्वीप हैं, तो पहला महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप। और दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। और चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। हम यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। और छठे नंबर पर आता है यूरोप। और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। जबकि अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, जहां की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी है। फिर तीसरे नंबर पर आता है यूरोप। यहां पर आप यूरोप देखें, 6वें नंबर पर था क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि यहां पे यूरोप जो है तीसरे नंबर पर आ जाता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। चौथे नंबर पर हमारा वहीं उत्तरी अमेरिका। और यहां पर 5वें नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। और छठे नंबर पर आता है बाबू ऑस्ट्रेलिया। अगर हम यहां पर देखें, तो हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सबसे दक्षिणतम बिंदु पर ये जो है अंटार्कटिका पाया जाता है। तो अंटार्कटिका ये महाद्वीप में भी पाया जाता है, महासागर भी पाया जाता है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जो महासागर भी है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो है निवास नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए व्यक्ति को -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में जो है सहन करना पड़ेगा, और ये वर्ष भर पूरा बना रहेगा, जो कि संभव नहीं हो पाता है। तो जबकि यहाँ पे अगर हम महासागर की बात करें, तो महासागर में जनसंख्या रहती नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो जो सबसे बड़ा जो महासागर है वह है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर जो आता है वह है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। और चूंकि हिंद महासागर के आसपास ही भारत की स्थिति है। और चौथे नंबर पर आता है अंटार्कटिका महासागर। और 5वें नंबर पर आता है आर्कटिक सागर। तो इस तरीके से हमने यह देखा पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर। तो महाद्वीपों में जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका क्रम देखा। वहीं जो है अगर हम बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से महासागरों की, तो ये महासागर के क्रम है। जिस प्रकार से 7 महाद्वीप हम देख रहे हैं, 7 महाद्वीपों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वह एशिया हो, अफ्रीका हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या अंटार्कटिका हो, उसी प्रकार से हम महासागरों को भी डिटेल से ही पढ़ेंगे। उनके बारे में जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़ें।
यहां पर अब हमने देखा कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये जो है महाद्वीप है, महाद्वीप है। महाद्वीप में भी हमने देखा एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और इसी महाद्वीप में जो है हमारी जो है भारत की स्थिति आती है, भारत। तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, हम भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति वास्तव में हमें जो है विश्व की स्थिति के आधार पर, विश्व की स्थिति में भारत कहां पर है, और दूसरा जो है महाद्वीप, महाद्वीप की स्थिति में भारत कहां पर है। तो अभी हमने देखा महाद्वीप की स्थिति में भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, जबकि अगर हम विश्व की स्थिति में अगर भारत को देखना चाहें तो हमें जो है कुछ इस प्रकार से जो है भारत को देखना होगा। तो यहां पर है हमारा भारत, कुछ इस प्रकार से अगर हम भारत को देखें, ऐसे अगर हम भारत को देखें कुछ इस प्रकार से हमारा भारत है, तो यहां पर हम देखें कि ये जो लाइन हमने खींचा है, ये लाइन क्या है। तो विश्व की स्थिति में, अगर हम विश्व की स्थिति में यहां पर देखें तो ये एक शब्द आता है देशांतर, देशांतर, और दूसरा शब्द आता है अक्षांश, अक्षांश। इसका मतलब है कि जो भारत की स्थिति देखनी है वह देशांतरीय स्थिति के आधार पर, देशांतरीय, देशांतरीय स्थिति भारत की क्या है, और दूसरा अक्षांशीय स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या है। अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या है। तो यहां पर हम देखें अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तब जो है हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि भारत की स्थिति अक्षांशीय आधार पर क्या है, देशांतरीय स्थान पर क्या है। तो यहां पर हम देखें, नया पेज लेते हैं। ये जो है पृथ्वी है जो लगभग गोल है, हमने इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच दिया। इस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच लगभग खींची गई है, इसलिए यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल है, इसलिए यह उत्तर में पड़ता है, इसलिए हम इसे उत्तरी भाग कहते हैं, उत्तरी भाग कहते हैं। जबकि यह दक्षिण में पड़ता है, इसलिए हम इसे दक्षिणी भाग कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी लगभग गोल है और ये आधा भाग आधा गोलार्ध है और ये आधा गोलार्ध है, इसीलिए इस भाग को, जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये गोला तो है लेकिन आधे गोले की हम बात कर रहे हैं, जबकि यहां पे दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो विषुवत रेखा जो हमने इसे खींचा है, इसे जो है 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर हम बात करें इस रेखा की लंबाई की, तो यह रेखा 40,076 किलोमीटर होती है, 40,076 किलोमीटर होती है। हम पृथ्वी के व्यास की बात नहीं कर रहे हैं, हम पृथ्वी के व्यास की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी के व्यास का मतलब हो गया कि हम जो है आर पार कर दें, कुछ इस प्रकार से आप समझिएगा। क्योंकि व्यास अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी का जो व्यास होता है 12,756 किलोमीटर ही होता है।
जबकि हमने यहां पे बताया 40,076 किलोमीटर विषुवत रेखा की लंबाई है। दोनों में अंतर क्या है तो आप जरा समझिएगा। कुछ इस प्रकार से ये पृथ्वी है, गोल है, तो हम यहां से लेकर यहां तक ऐसे इस रेखा को घुमा दें तो ये है 40,076। जबकि अगर हम पृथ्वी के ऐसे बीचों बीच अगर पार कर दें, कुछ इस प्रकार से पार कर दें, इस रेखा को जो है व्यास कहते हैं। जैसे कि हम वृत्त ऐसे खींचते हैं तो ये है त्रिज्या और ये है व्यास। तो ये है व्यास की लंबाई जो कि हम ये विषुवत रेखा खींच रहे हैं। तो विषुवत रेखा की लंबाई इतनी है। अगर हम देखें, इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण के रूप में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। वहीं अगर हम अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर देखें अक्षांश रेखा को, तो अगर यहां पे कुछ इस प्रकार से ऐसे आप समझिएगा, अगर मान लेते हैं विषुवत रेखा है और यहां से यहां तक 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ये भी 90 अंश का बाबू कोण बनता है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का कोण बनेगा और ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम देखें तो यहां से 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, ऐसे यहां करते करते यहां पे हम 90 अंश आएंगे, ये पूरा 90 अंश आएगा। और उसी प्रकार से 0 से जब हम आगे बढ़ेंगे, यहां 0 से आगे बढ़े थे तो 1 2 3 4 करते हुए हम 90 तक आएंगे। उसी प्रकार से 0 से यहां तक 90 तक हम आएंगे। अगर हम इस रेखा के समांतर प्रत्येक अंश पर रेखा खींचते हुए चले जाएं, प्रत्येक अंश पर रेखा खींचते हुए चले जाएं, तो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ऐसे कर करके 90 अंश तक 90 रेखाएं हम खींच लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दक्षिणी तरफ अगर देखें तो यहां पर भी हम प्रत्येक अंश पे अगर ऐसे रेखा खींचते हुए आए तो 1 अंश से शुरू करें तो 90 अंश तक हम 90 रेखाओं को खींच पाएंगे। तो अगर हम देखें अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पर देखा हमने कि उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक अंश पे जब हम रेखा खींचते हुए गए थे तो हमने 1 अंश से लेकर 90 अंश तक जाते जाते 90 रेखाओं को खींच लिया। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने 90 रेखाओं को खींच लिया। तो अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो ये संख्या बाबू कितनी हो जाएगी? 90 90 180 और एक विषुवत रेखा है, अर्थात 90 + 90 + 1 बराबर क्या हो जाता है? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन वास्तव में 181 अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर जो है ऑप्शन में आपको मिलेगा 179। ऐसा क्यों हो जाता है? 179 क्यों हो जाता है? तो अगर हम देखें तो यहां पर हम देखें कि विषुवत रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर थी। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से यहां पे आते हैं तो ये वास्तव में इसे हम कहते हैं ध्रुव, और इसको भी कहते हैं हम ध्रुव। तो यहां पे दक्षिण में है इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और ये उत्तर में है इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें या उत्तरी ध्रुव की बात करें, हम जैसे जैसे विषुवत रेखा के समानांतर रेखा खींचते हुए जाएंगे तो वैसे वैसे हम देखेंगे कि ये जो अक्षांश रेखा की लंबाई है, अक्षांश रेखा की लंबाई में कमी आती जाती है। अगर हम 60 डिग्री तक देखें, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा देखें या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें तो यह रेखा की लंबाई विषुवत रेखा के आधी हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव के जाएं, रेखा की लंबाई में कमी आती जाती है। तो अगर हम देखें जबकि इनकी बीच की दूरी 1 डिग्री ही है, तो यह वास्तव में इनकी बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। तो अगर हम 90 रेखाओं के बीच की अगर हम दूरी देखें तो जो हम रेखाओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप ऐसे समझिए, अगर यहां पर
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लंबाई में कमी आती जाती है और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते यह लंबाई लगभग जो है नगण्य हो जाती है। इसलिए इसको रेखा न मानकर बिंदु के रूप में देखते हैं। इसलिए जो है यह उत्तरी ध्रुव की जो 90 अंश की रेखा है और दक्षिणी ध्रुव की जो 90 अंश की रेखा है, इन रेखाओं को घटा देते हैं तो 181 में से जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को घटाते हैं तो 179 रेखाएं ही बचती हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लें तो हम इसके आगे की बातों को बताएं। अब जरा देखें, ये जो है हमने खींच लिया कुछ इस प्रकार से। अब ये जो है हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी हमने जाना, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने देखा कि ये जो रेखा है इसकी लंबाई में कमी आती जा रही है। तो वास्तव में जो अक्षांश रेखा की लंबाई का जो प्रयोग करते हैं वह वास्तव में दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्योंकि दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर देखें तो वह 111 किलोमीटर होती है लगभग। तो अगर हम 90 से गुणा कर दें तो हमारी यह रेखा आ जाएगी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की दूरी कितनी है। और दूसरी चीज अगर आप देखें कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा जो है सूर्य है, सूर्य है। तो सूर्य से जो है अगर ये किरणें आ रही हैं तो यहां पर जो 0 डिग्री पर ये रेखाएं सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रेखाएं आती जाती हैं वैसे यहां पे ध्रुवों पे इन रेखाओं में तिरछेपन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण में वृद्धि हो जाना। तो जैसे जैसे इन रेखाओं के आपतन कोण में वृद्धि होता जाएगा वैसे वैसे सूर्य की किरणों को, ये स्पष्ट नहीं बना, मैं स्पष्ट बनाता हूं। यहां पे अगर आप देखें, यहां पे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से किरणें आ रही हैं कुछ इस प्रकार से विषुवत रेखा पे, और यहां पे ऐसे देखें आप तो ध्रुवों तक आते आते ये यहां पर अगर हम देखें तो सूर्य की किरणें यहां पे ध्रुवों पे भी आ रही है। यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, और यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहां पर देखें तो सूर्य की किरणों को कम दूरी तय करना पड़ रहा है, तो ये जल्दी पहुंच जा रही हैं, इसलिए यहां पर तापमान अधिक होगा, यहां पर तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जल्द आ जा रही हैं और लंबवत पड़ रही हैं। जबकि यहां पे जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रकाश के तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, और प्रकाश के तिरछेपन में वृद्धि होने के कारण यहां पर धूल कणों की संख्या भी इन प्रकाश से अधिक मिलेगा। तो ये धूल कण प्रकाश के किरणों को अवशोषित भी अधिक करेंगे और परावर्तित भी अधिक करेंगे, जिसके कारण से सतह पर कम तापमान पहुंच पाएगा। तो यहां का तापमान सबसे अधिक और ध्रुवों का तापमान सबसे कम, ध्रुवों का तापमान सबसे कम और विषुवत रेखा पर तापमान सबसे अधिक। तो जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे वर्षा भी अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। जब वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो जैव विविधता की मात्रा में कमी आएगी और दिन के अवधि में वृद्धि होगी, दिन के अवधि में वृद्धि होगी, क्योंकि विषुवत रेखा पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, जबकि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। इसलिए दिन और रात के अवधि में वृद्धि होगी। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन के अवधि में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, वर्षा की मात्रा में कमी होगी, जैव विविधता में कमी होगी। तो यहां पर हम देखें ये हमारा हो गया अक्षांश। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ये है हमारा देशांतर,
तो देशांतर को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसके लंबवत अगर एक रेखा खींच दी जाए तो इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह जो है, ये रेखा जो ग्रीनविच रेखा है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को लगभग यह पूरब और पश्चिम, अर्थात पूर्व और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें, हम नया पेज लेते हैं, हम दो बराबर पृथ्वी को जब ये बांट दिया हमने, तो यहां पर आप देखें इसके पैरेलल हमने एक रेखा खींचा है जिसे हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा। अगर हम इसी को आधार मानकर अगर हम रेखा खींचते जाएं प्रत्येक अंश पर, तो चूंकि अगर यहां पे हम वृत्त लेते हैं तो इसका जो है 360 अंश होता है, 90 90 90 90 360 अंश होता है। इसलिए अगर हम प्रत्येक अंश पर एक रेखा खींचें तो कुल मिलाकर यह 360 काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसे हम लोग गोर, दो रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। तो यहां पर आप देखें कि यहां पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कमी आती है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखा की बीच की दूरी में कमी आएगी, वृद्धि होगी, समान होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की लंबाई में कमी आती है। तो अगर आप देखें तो जहां पे अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर रहा था, वहीं देशांतर जो है पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में विभाजित कर रहा है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये पूर्व में है, इसलिए इस गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, जबकि इसको जो है हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, पूरे को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो जो भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से, ये जो है ये पूरा का पूरा यहां से, अगर मैं आपको दूसरी पेन लेकर दिखाऊं यहां पर, यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये वाला भाग पूरा का पूरा उत्तर है और ये वाला भाग पूरा का पूरा दक्षिण है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी कुछ इस प्रकार से, इसकी, तो ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो है पूरब है, ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा पूरब है और ये जो है पश्चिम है। तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। यहां पर भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो हम इस गोलार्ध की बात करें तो ये उत्तर और पूरब की बात है, तो इसे हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। इसको हम कह सकते, इसको हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, इसको कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और इसको हम कहेंगे उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। यहां पे अगर हम देखें
ये है भारत की स्थिति। तो हम कह सकते हैं जो भारत की स्थिति है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसके आगे की जो क्लास होगी वो जो है हम कल लेंगे। तो बाई एंड बाई जो है क्लास को लेते चलते हैं और जो है बेसिक से जो है एडवांस तक चलते हैं, और इसके बीच इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है चीजें आपकी हल हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होता चलेगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि वास्तव में जो हमने पढ़ा है उसको एप्लीकेशन के रूप में कैसे परफॉर्म करना है, एग्जाम में चीजों को कैसे परफॉर्म करना है। तो आप वीडियो के माध्यम से ही जो है चीजों को समझ सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बातों को हम लंबा ना करें, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें देखने का प्रयास किया, सुनने का प्रयास किया। चलिए हम अगली क्लास आगे।